हेलो दोस्तों, आज हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले में देखा कि कैसे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें काफ़ी कमियां थी, और जो ब्रिटेन था वो चाहता था कि मैं कंपनी पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार जमा सकूं, मतलब जो उसका रेगुलेशन हो, जो रूल रेगुलेशन हो, उस पर ब्रिटेन का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। तथा इस दूसरी बात ये हुई कि जो कंपनी के वहाँ पे जो कमियां थी, जो कंपनी के प्रशासन में कमियां थी, जैसे कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे, इनको भी अलग अलग करना था। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया गया। इसके पीछे भी काफ़ी इतिहास रहा है। 1773 से लेकर 1783 तक जो 10 साल का काम था वो काफ़ी ब्रिटेन में उठापटक का कार्यकाल रहा। वहाँ पे कई बार इसको परिवर्तित करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाता था। जैसा कि हम देखते थे कि 1783 में जो डुंडाज में एक बिल पेश किया गया था जो पास नहीं हुआ। फिर उसी वर्ष फॉक्स ने 2 बिल पास किए, लेकिन उसे भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से वहाँ अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद जो वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, वो जब वहाँ के शासनाध्यक्ष बनते हैं तो उन्होंने निश्चय किया कि वो भारत के संबंध में बिल पास करके ही मानेंगे। पहले प्रयास में वो भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी अल्पमत में सरकार थी, लेकिन जैसे ही दूसरा प्रयास उन्होंने किया, जब उनका दल पूर्णतः सत्ता में आ गया, उनके पास पूर्ण बहुमत हो गया, तो उन्होंने इस बिल को पास कर दिया। तो ये बिल 1784 में पास हुआ। चूंकि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इस बिल का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब इन्होंने ऐसा बनाया कि जिससे कि जो ब्रिटेन है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल मामले हैं या सैनिक मामले हैं या राजस्व के जो मामले हैं उन पे पूरा कंट्रोल कर सके, उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया किसने? ब्रिटेन ने। और इस नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक नियंत्रण मंडल बनाया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने इस पर नियंत्रण किया। इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि जो भारत के साथ व्यापार का जो कंपनी का एकाधिकार था वो बना रहा, और कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का जो अधिकार था वो भी कंपनी को ही प्राप्त था। भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन का द्वैध शासन हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास भी अधिकार था, और इधर से जो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो कंपनी पे एक अधिकार प्राप्त कर दिया गया। तो हमें यह देखने को मिल रहा था कि जो द्वैध शासन की स्थिति बन गई, मतलब दो दो लोग शासन करने वाले हो गए थे। दो जो बॉडी थी वो इंडिया पे शासन करने की सोच रही थी। इसके अलावा इस बिल के द्वारा क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल था, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उसके अधीन आ गए। तो इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद के निर्णय को न मानने की शक्ति प्रदान कर दी गई। जैसे जो काउंसिल थी, जो हमने पहले पढ़ा था, गवर्नर जनरल काउंसिल जो एक बनाई गई थी, जो परिषद थी, तो उसके सभी मुद्दों, सभी जो निर्णय थे या जो सलाह थी उसको न मानने की भी शक्ति प्रदान की गई। इसके पीछे यही रीजन था कि वो जो होती थी ये हित में होना चाहिए, जो ये फैसला था ये ब्रिटेन के या कंपनी के हित में होना चाहिए। इस बेसिस पे जो गवर्नर जनरल थे या जो मुंबई या मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी ये शक्तियाँ दी गई थी कि वो इसमें अपना मतलब स्वविवेक इस्तेमाल कर सकते थे। और गवर्नर जनरल को जो भारत में ब्रिटिश सेना थी या फिर जो कंपनी की यहाँ पे जो सेना थी, इन दोनों की सेनाओं का सेनापति बना दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो सम्राट का नियंत्रण था, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया कंपनी पे। और जो कंपनी का नियंत्रण था वो जो सब परिषद गवर्नर जनरल थी, यानी गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी उस पर हो गया। और इसके साथ ही जो उच्च सरकार थे, जो उच्च अधिकारी थे, उनका उनके अधीनस्थ सरकारों या अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण हो गया। तो देखने को मिल रहा है कि एक सुस्पष्ट यहाँ पे जो विभाजन हो गया, शक्तियों का विभाजन हुआ, और जो ब्रिटेन जो सरकार जो चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक नियंत्रण स्थापित हो, वो नियंत्रण भी उनके साथ साथ हो गया। तो यहाँ पे देखने के लिए ये मिला कि ब्रिटेन जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी कुछ रूल लगा चुकी थी, उनके बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने के लिए। यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, इनकी किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी फैसले के लिए एक कोर्ट भी बना दिया गया था, जो ब्रिटेन में एक कोर्ट था। इसके साथ साथ
जो पहले से हमने देखा था कि 1773 में जो था एक सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था कलकत्ता में, उसके अधीनस्थ भी कई कोर्ट बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। तो मतलब जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में एक अलग से अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, एक शासन चलाने की। और दूसरा जो ब्रिटेन था, वो कंपनी पे और यहाँ के जो क्षेत्राधिकार में अंतर आते थे उस पर अलग से अपना शासन चलाने की कोशिश कर रहा था। तो देखने को ये मिलता है कि जो इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत है, भारत में मतलब द्वैध शासन की समस्या उत्पन्न हुई, मतलब कि द्वैध शासन प्रणाली आई। तो बहुत अच्छा सवाल पूछता है कि कौन से एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली विकसित हुई, तो वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो आइए अब हम कुछ इसका पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हमने इतना पढ़ा, इसको हम कुछ पॉइंट वाइज समरी में देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि भारत में जो गवर्नर जनरल थे, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, इंग्लिश वाली स्लाइड में लिखा हुआ था कि जिसकी परिषद की जो संख्या थी, जो गवर्नर जनरल परिषद थी, काउंसिल थी, उसकी जो संख्या थी उसको 4 से कम करके 3 कर दी गई थी। और जो ये परिषद थी, इसको अब युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियायतों या आधों से जो कुछ भी समझौते करने होते थे उसकी शक्ति प्रदान की गई थी। लेकिन ये सारे कार्य करने से पहले इनको ब्रिटेन से अनुमति लेना बहुत आवश्यक था। इसके बाद क्या किया गया कि जो कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेश थे उनको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। मतलब अब तक जो कंपनी ने जिस एरिया पे कब्जा किया हुआ था वो कंपनी का कहलाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद उसको ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसमें 6 कमिश्नर होते थे। तो जिसमें एक जो था उसको भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते थे, दूसरा था उसको वित्त मंत्री या ऑफ द एक्सचेकर, और जो 4 प्रिवी काउंसलर होते थे जिनका चयन सम्राट के द्वारा किया जाता था। और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए मतलब 6 में से जो 6 सदस्य होते थे उसमें से 3 सदस्य लोगों का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता था कोरम को पूरा करने के लिए। मतलब कि किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोरम मिनिमम संख्या होती है प्रेजेंट की, कितने होने चाहिए ताकि वो कोरम पूरा हो। तो इसमें 3 को रखा गया था। अगर राय की स्थिति बराबर होती है तो जो अध्यक्ष का निर्णय होता था वो अंतिम निर्णय होता था, या अध्यक्ष का जो मत था वो निर्णायक मत था, और जो अध्यक्ष इसके होते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस विधेयक के द्वारा क्या किया गया कि जो प्रांतीय परिषद के सदस्य थे, पहले 4 थे, 4 से घटाकर उनको 3 कर दिया गया था। और जो प्रांतीय शासन थे वो केंद्रीय आदेशों को मानने के लिए बाध्य हो गए थे। मतलब इस अधिनियम के द्वारा ये उनको बाध्य कर दिया गया था कि वो जो बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर हैं वो पूर्ण रूपेण जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उसके अधीन कर दिए गए थे। इसके साथ साथ इस विधेयक द्वारा ये भी किया गया था कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो किसी प्रकार का कोई उपहार नहीं ले सकते, यानी कि उनको उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो भी कंपनी के अधिकारी थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आइए दोस्तों, हमने अभी देखा पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया। अब हम इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और है कि जो कि 1786 का अधिनियम, मतलब 1786 में एक संशोधित अधिनियम है। गवर्नर जनरल तो था, विशेष परिस्थितियों में जो अपनी परिषद थी उसके जो निर्णय होते थे उसको रद्द करने और ना मानने के लिए अधिकार दे दिया गया था, और ये अपना नया नियम लागू कर सकता था। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की भी शक्तियाँ मिल गई थी। तो दोस्तों, आज से हमने अपने वीडियो का जो स्टडी मटेरियल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की सॉफ्ट कॉपी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जो लिंक दिया है उसके द्वारा मिल जाएगा। थैंक यू।